किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। ऐसे में एक बार फिर सरकार और किसान के बीच बातचीत की उम्मीद जगी है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान मोर्चा ने 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही अपनी 4 मांगे भी भेजी है। किसान अभी भी तीनों कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हैं। ऐसे में बैठक में कानून रद्द की प्रक्रिया पर चर्चा की बात कही गई है। वहीं पराली जलाने, बिजली और MSP के मुद्दे पर भी बातचीत करने की बात कही गई है। सूत्रों की माने तो सरकार सोमवार को बातचीत के प्रस्ताव पर जवाब दे सकती है। हमारा निवेदन सरकार से केवल इतना है कि सरकार अनुकूल वातावरण बनाए, अच्छा माहौल बनाए, ताकि बहुत ईमानदारी के साथ किसानों की बुनियादी समस्याओं पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हो सके। सरकार के प्रस्ताव पर कल 40 किसान संगठनों की करीब 3 घंटे लंबी बैठक चली, जिसमें आगे की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने के भी संकेत दिए हैं। बैठक में तय किया गया कि वार्ता नाकाम हुई तो प्रदर्शन तेज होगा। NDA के सांसद विधायकों के विरोध को बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब में भी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर 27 और 28 दिसंबर को शहादत दिवस मनाया जाएगा। 30 तारीख को किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। अब बड़ी गिनती में ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर 30 तारीख को 12 बजे तक सिंगू पहुंच जाइए। सिंगू से हम टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करेंगे रोड पर। फिर अगर ये हाईवे जाम हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार की होगी। इसलिए वो अगर चाहते हैं कि ये परिस्थिति ना बने तो 29 तारीख को ये इन लॉज को निरस्त करने की वो बात हमारी, वो जो हमने जो प्रपोजल भेजी है उस पर वो सॉलिड बात करें और बात को आगे बढ़ाएं। कृषि कानून पर NDA को एक और बड़ा झटका लगा है। NDA के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने गठबंधन को अलविदा कह दिया है। अकाली दल के बाद कृषि कानून पर NDA का साथ छोड़ने वाली RLP दूसरी पार्टी है। RLP के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कल किसान आंदोलन में शिरकत की और सरकार पर जमकर हमला किया। क्या आपको लगता है मोदी सरकार वापस नहीं जाएगी 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसकी वजह से आप छोड़ रहे हैं? अब नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मेरे पास जो हाथ में था, पहले लोकसभा की कमेटियों से इस्तीफा दे दिया, अब NDA छोड़ दी और किसान कौम को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। ये मैंने वचन दे रखा है। हम भी हिंसा नहीं चाहते। हिंसात्मक तरीके से जो किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है, हम उनके अंदर कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, इनको ये कहा कि आप किसी न किसी तरीके से इन बिलों को एक बार अबेंस में डाल दें, इनको रोक दें, किसानों से वार्ता करें, जिद छोड़ें। जब हमारी सुनी नहीं गई तो मैंने NDA छोड़ा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी देने के मामले में पुलिस ने अपराध संख्या 635/2020 IPC की धारा 507 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही सर्विलांस की टीम भी गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। NCP में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से को पुणे लैंड डील मामले में ED की ओर से समन जारी किया गया है। खड़से को 30 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है। समन आने के बाद खड़से ने जांच में सहयोग की बात कही है। दो दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृहमंत्री अमित शाह कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मणिपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मणिपुर में अमित शाह बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गुवाहाटी में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असम में विकास को गति मिल रही है। असम देश की संस्कृति का गहना है। पूर्वी भारत के बिना भारत का विकास अधूरा है। अमित शाह ने कहा कि वो वक्त भी था जब पूरे पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ आतंकवाद था। PM मोदी पिछले 6 वर्ष में 30 बार पूर्वोत्तर भारत आए, लेकिन ऐसा भी वक्त था जब कोई प्रधानमंत्री कभी कभार यहाँ आते थे। अमित शाह ने कहा कि असम में एक समय आंदोलनों का दौर आया। अलग अलग बातों को लेकर आंदोलन हुए। सैकड़ों युवा मारे गए। असम की शांति भंग कर दी गई। साथ ही असम के विकास को रोक दिया गया। एक जमाने में यहाँ के सारे राज्यों में अलगाववादी अपना एजेंडा चलाते थे। युवाओं के हाथों में बंदूक पकड़ाते थे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। सामना में UPA का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को सौंपने की वकालत की गई है। शिवसेना ने सामना में UPA पर निशाना साधा तो कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने शिवसेना पर पलटवार करते हुए कहा कि जो पार्टी UPA का हिस्सा नहीं है उसे UPA के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की जंग तीखी होती जा रही है।
टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो हंगामा हो गया। बीजेपी दफ्तर के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मुझे शर्म आती है कि उस पार्टी के साथ 21 साल तक जुड़ा रहा, जिसने बंगाल की जनता के साथ अन्याय किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने केंद्र की योजनाओं को बंगाल में ब्लॉक कर रखा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तीखी हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस को कोविड-19 से भी खतरनाक वायरस करार देने के बाद अब सीधे शब्दों में धमकी भी दे डाली है। दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि हम सभी लोग हैं और सभी तरीके से ही राजनीतिक मुद्दों से निपटना चाहते हैं। हालांकि अगर हमारे हाथ पैर काम करते रहे और हमें उन्हें इस्तेमाल करने के लिए उकसाया गया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उन लोगों के पास अपने घाव भरने के लिए बैंडेज कम पड़ जाएगा। इंदौर में नारकोटिक्स ब्यूरो के 3 सिपाहियों को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ड्रग्स मामले में तीनों सिपाही जिम संचालक को फंसाने की धमकी दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जिम संचालक से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स माफियाओं के पकड़े जाने के बाद तीनों आरोपी जिम संचालक से पैसा ऐंठना चाहते थे। अब पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिहार के कटिहार से पकड़े गए 5 अफगानियों को 48 घंटे के पुलिस रिमांड में भेजा गया है। बता दें कि अफगानिस्तान के नागरिकों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले से पकड़ा था। पकड़े गए अफगानियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास 5 लाख रुपए की नगद करेंसी के अलावा करोड़ों के लेन देन के कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस की माने तो ये सभी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है। नोएडा के एलिवेटेड रोड से कूदकर एक महिला ने खुदकुशी का प्रयास किया है। मामला सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला ने देर शाम एलिवेटेड रोड से छलांग लगा दी। महिला को गंभीर हालत में राहगीरों ने प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला सिलाई का काम करती है और उसका परिवार सेक्टर 20 में रहते हैं। फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है। पुलिस जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में महिला ने खुदकुशी का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पकड़े गए 5 नक्सली आईडी धमाके में शामिल थे। इस धमाके में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए थे। सुरक्षा बलों की माने तो कई दिनों से इनकी तलाश की जा रही थी। सुरक्षा बलों की माने तो पकड़े गए नक्सलियों पर कई मामले दर्ज हैं। यूपी के हमीरपुर से अगवा की गई दलित नाबालिग लड़की को पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर से बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हमीरपुर से 4 महीने पहले अगवा किया था। आरोपों के मुताबिक नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपी उससे रेप करता था। पुलिस पिछले 4 महीने से लड़की की तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 2 यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा नजीबाबाद रोड के सुहेड़ी गांव के पास हुआ है। पटना में अपराधियों का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड इलाके का है, जहां अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत है और परिजनों में आक्रोश है। मौके की नजाकत को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस का पहरा है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद इलाके का सीसीटीवी खंगाल रही है। बिहार के बेगूसराय में खनन माफियाओं ने प्रशासन पर जानलेवा हमला बोला है। मामला मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदिरी लोकोटोला का है। प्रशासन की टीम को सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध रूप से बालू का खनन चल रहा है। मौके पर छापेमारी के लिए जब प्रशासन की टीम पहुंची तो खनन माफियाओं ने हमला बोल दिया। खनन माफियाओं ने प्रशासन की टीम पर गोलीबारी की। महिलाओं ने प्रशासन की सारी गाड़ियां तोड़ दी और 10 में से 9 ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक घर में भीषण आग लग जाने से घर का सारा सामान खाक हो गया। मामला थाना सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां ठंड से बचने के लिए पूरा परिवार हीटर जलाकर सो रहा था। हीटर की वजह से आग लगी और पल भर में घर में रखा लाखों का सामान खाक हो गया। वो तो शुक्र था कि घर के सदस्य किसी तरह आग से बचकर समय रहते बाहर आ गए थे। आसनसोल में सड़क हादसे में एक ठेला चालक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जामुड़िया थाना के केंदा फाड़ी इलाके में ठेला चालक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ठेला चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को NH 60 पर रखकर जमकर हंगामा किया। यूपी के मुरादाबाद में ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान में आग लग जाने से लाखों का सामान खाक हो गया। मामला मझोला थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि दुकान के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लोगों ने धुआं देखा तो हंगामा मचा। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, मगर जब तक दमकल कर्मी पहुंचते दुकान में करीब 5 लाख का सामान खाक हो गया। प्रयागराज में 14 साल के नाबालिग की हत्या का खुलासा हो गया है।
मामला कोंधियारा थाना क्षेत्र का है। यहाँ बुधवार की रात को नाबालिग की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग की हत्या उसी की सगी बहन और उसके प्रेमी ने की थी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग को अपनी बहन के प्रेम संबंध की जानकारी हो गई थी। नाबालिग घर वालों को उसके प्रेम संबंध के बारे में न बता दे, इसलिए सगी बहन और उसके प्रेमी ने मिलकर नाबालिग को मार डाला। पुलिस ने नाबालिग की बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के नेशविल में क्रिसमस वाले दिन धमाके के बाद उड़ानें रोकी गईं। सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत के पास विस्फोट होने से संचार सेवाएं ठप हो गईं। नेशविल के मेयर ने धमाके को शांति के माहौल को डर और आशंका में बदलने का प्रयास बताया। काबुल में पुलिस को निशाना बनाकर फिर हमला किया गया। बम धमाके में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में इस महीने लगातार 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। 20 दिसंबर के धमाके में 9 और 22 दिसंबर के हमले में 5 लोग मारे गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 1 जनवरी को संसद के उच्च सदन का शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की। संसद भंग कराने और मध्यावधि चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गई है। महामारी में अब तक 17,60,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं करीब 5 करोड़ 65 लाख लोग बीमारी को मात दे चुके हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के साथ ही इंग्लैंड के कई इलाकों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। तूफान बेल्ला के बाद आई बाढ़ से सेंट्रल इंग्लैंड की सड़कों पर पानी जमा है। वहीं तटीय इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।